फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोलर इंसोलेशन के बारे में। जानेंगे कि सोलर इंसोलेशन है क्या और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोलर इंसोलेशन को अफेक्ट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Now let us discuss solar insolation. What is solar insolation? Solar insolation is basically the incoming solar radiation. जो सन की तरफ से हमारे साइड में सोलर रेडिएशन आता है शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में, उसी को सोलर इंसोलेशन कहते हैं। विच इज रेडिएटेड बाय द सन एंड रिसीव्ड बाय द अर्थ। जो सोलर रेडिएशन है शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में आता है, जो सन के द्वारा रेडिएट किया जाता है और उसको अर्थ के द्वारा रिसीव किया जाता है। Thus, solar radiation traveling from the sun and reaching the earth is known as solar insolation. तो जो सोलर मतलब सन का रेडिएशन है वो सन से होकर धरती पर आता है, उसी को हम सोलर इंसुलेशन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे लैंगलेस कोफिशिएंट क्या है। एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस। जो एनर्जी अर्थ के द्वारा रिसीव की जाती है, जो सन के द्वारा रेडिएट की जाती है, वो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस की फॉर्म में होती है। विच इज़ 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये एनर्जी जो है फिक्स्ड रहती है, इसी को हम लोग सोलर कांस्टेंट कहते हैं। लैंगले ने बताया था, इसलिए इसको लैंगलेस कोफिशिएंट कहते हैं। दिस वैल्यू इज गिवन बाय लैंगले, हेंस इज नोन एज लैंगले कोफिशिएंट। Now let us discuss the factors that affect the insolation. वो फैक्टर्स के बारे में देखते हैं जो इंसोलेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे स्लैंटिंग सन रेज। जो सन रेज हैं वर्टिकली या परपेंडिकुलरली पड़ रही हैं या हॉरिजॉन्टली पड़ रही हैं, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है सन के सोलर इंसोलेशन में। फिर हम लोग देखेंगे एक्टिविटीज़ ऑफ द सरफेस ऑफ द सन। सन के सरफेस पे जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे सोलर फ्लेयर्स बनना या ब्लैक स्पॉट बनना या स्पॉट बनना। फिर हम देखेंगे ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि क्लाउड्स हैं या क्लियर स्काई है या क्लाउडलेस स्काई है, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, पोजीशन ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन। फिर ड्यूरेशन ऑफ अ डे, मतलब रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्लैंटिंग सन रेज। एट द इक्वेटर सन रेज फॉल वर्टिकली या परपेंडिकुलरली ऑन द इक्वेटर। जो इक्वेटर है वहाँ पे हमारी सन रेज जो है वर्टिकली पड़ती हैं, सीधा पड़ती हैं। सो दे हैव टू ट्रेवल लेस डिस्टेंस एज कम्पेयर टू द पोल्स। द रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द क्लाउड एंड द डस्ट पार्टिकल आर रिड्यूस्ड ड्यू टू less distance, and all these factors together responsible for the increase in insolation at the equator as compared to the poles. तो जो हमारा पोल्स का रीज़न है वहाँ पर सन की रेस को पहुँचने में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। तो ज़्यादा डिस्टेंस जब कवर करेगा तो इसके बीच में जो हमारी सन रेज हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, तो उनके बीच में क्लाउड्स आएंगे, डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे, कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इन कंपैरिजन टू द पोल्स इक्वेटर पे हमारी ज़्यादा इंसोलेशन प्राप्त होती है। अब हम लोग देखेंगे पोल्स की सिचुएशन क्या होगी। जब सन रेज एट द पोल्स फॉल स्लैंटली, हेंस ट्रेवलिंग द डिस्टेंस फॉर द रेज इंक्रीजेस, ऑल्सो द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड एंड डस्ट पार्टिकल इंक्रीजेस। सन की रेज जब पोल्स पे स्लैंटली पड़ती हैं तो जो हमारा सन रेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं लार्ज एरिया में। ऑल्सो उनके बीच में जब ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही हैं तो उनके बीच में ज़्यादा क्लाउड्स आएंगे, ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स आएंगी, तो उनके द्वारा कुछ एनर्जी एब्जॉर्व की जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पोल्स पे जो हमारा इंसोलेशन फाइनली एज अ रिजल्ट मिलता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पे हमारी जो रेज हैं वो वर्टिकली फॉल करती हैं, तो वहाँ पे उनको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। इस कंडीशन में उनको ज़्यादा इंसोलेशन प्राप्त होता है।
Since the solar radiation at the pole is distributed in the large area due to the slanting rays at the poles, as a result, at poles insolation received is less as compared to equator. जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि पोल्स पे हमारा जो इंसुलेशन है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू द इक्वेटर बिकॉज द रेज आर बीइंग स्लैंटली एट द पोल्स एंड वर्टिकली एट द इक्वेटर. इक्वेटर पे कम डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं जिसकी वजह से हमें इंसुलेशन ज़्यादा प्राप्त होगा. अब हम देख लेते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ द सन. हाउ द एक्टिविटी ऑफ द सन डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन बीइंग रिसीव्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. Sun's surface is known as photosphere, whose temperature is 6000 degrees Celsius. When the sun's surface develops black spot at its surface known as sunspots or solar spots, whose temperature is 4500 degrees Celsius, this cycle repeats every 11 years, which is known as solar cycle. Basically इस पैराग्राफ में हम लोग ये जानेंगे कि जो सन की सरफेस है वो फोटोस्फीयर के नाम से जानी जाती है. उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है. तो हर प्रत्येक 11 वर्ष के बाद जो सोलर साइकिल है उसमें सन के सरफेस पे सोलर स्पॉट या सन स्पॉट्स बनते हैं जिनका एवरेज टेम्परेचर है 4500 डिग्री सेल्सियस. मतलब कि सूरज के सरफेस से कम है. तो जो हमारा एंशियंट साइंटिस्ट हैं उनका मानना था कि जो हमारा सन की सरफेस पे सन स्पॉट या सोलर स्पॉट बन रहा है उसकी वजह से अर्थ को जो सोलर इंसुलेशन प्राप्त होगी वो कम होगी. बट इन द मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि जो सोलर साइकिल का पीरियड है इस टाइम पे अर्थ को ज़्यादा इंसुलेशन प्राप्त होती है. जो हमारा ब्लैक स्पॉट या सन स्पॉट है उसका टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर के साथ सम हो जाता है और हमें ज़्यादा इंसुलेशन प्राप्त होती है. When the sun spot increases in number, then the insolation on the Earth's surface increases. This has been experimentally analyzed by the modern day scientists. जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ये modern day scientists के द्वारा एनालाइज किया गया है कि when there is a solar cycle, insolation being received on the surface of the Earth is maximum. Now we will discuss about distance of the Earth from the sun. Sun से Earth की distance क्या है उस कंडीशन में भी सोलर इंसुलेशन इम्पैक्ट होगा. तो जो द अर्थ है वो हमारे सन के चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है. तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब सन और अर्थ के बीच में कम से कम दूरी होती है और एक ऐसी कंडीशन आती है जब सन और अर्थ के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होती है. एवरेज डिस्टेंस जो सन और अर्थ के बीच में है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है. एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो अर्थ और सन के बीच में है वो हमारी है पेरीहिलियन. वो लगभग 147.1 मिलियन किलोमीटर या फिर 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर है. इस टाइम पे हमारी इंसुलेशन जो प्राप्त होगी वो कम होगी. ये कंडीशन हमारी 3 जनवरी को होती है. और हमारी जो फार्दर डिस्टेंस होती है एपीहिलियन के टाइम 15 करोड़ 21 लाख. इस टाइम पे जो एनर्जी रिसीव्ड होगी जो सोलर इंसुलेशन रिसीव्ड होगा वो मैक्सिमम होगा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोजीशन ऑफ द सन. हाउ पोजीशन ऑफ द सन डिटरमाइंस द इंसुलेशन बीइंग रिसीव्ड ऑन द अर्थ. If the duration of the day is long, then the amount of insolation received will be maximized accordingly. अगर दिन का समय ज़्यादा बढ़ जाएगा तब इंसुलेशन जो हमको प्राप्त होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि जितनी देर सन की रेस पड़ेंगी अर्थ पे वो इंसुलेशन बढ़ता जाएगा. मैक्सिमम इंसुलेशन इज़ नॉट रिसीव्ड एट इक्वेटर. मैक्सिमम इंसुलेशन ऑन द अर्थ इज रिसीव्ड थ्रू 20 डिग्री लैटिट्यूड्स. इसके पीछे रीज़न हम लोग देख लेते हैं. वैसे तो होना तो ये चाहिए कि सन रेज वर्टिकली पड़ती हैं हमारी इक्वेटर पे तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और वहाँ पे इंसुलेशन भी ज़्यादा मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है. 20 डिग्री पे जो हमारा इंसुलेशन है वो सबसे ज़्यादा मिलता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमारा जून का महीना होता है तो जब सन रेज हैं वो वर्टिकली फॉल करती हैं हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. इस टाइम पे तो हमें इंसुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल ही रहा होता है, पर जब हमारी सन रेज
इक्विनॉक्स पे पहुंचती हैं तो इक्विनॉक्स पे भी हमें जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तब भी हमें थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है, मतलब डबल कंडीशन हो जाती है। तो इस कंडीशन में अर्थ को जो मैक्सिमम सोलर एनर्जी है वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे मिलती है। अब हम लोग देख लेंगे ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर कैसे इंसुलेशन को इम्पैक्ट करता है उसके बारे में जानेंगे। When there are clouds and dust particle, the energy or insolation from the sun is reduced due to the reason that some energy is absorbed and reflected back in the sky. जब अगर क्लियर स्काई नहीं है उस कंडीशन में क्लाउड्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, तो जब सोलर इंसोलेशन या सोलर रेस आ रही हैं तो उनकी कुछ एनर्जी को ये क्लाउड्स एंड डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्व कर लेंगे एंड दे विल रिफ्लेक्ट बैक। Hence, the actual insolation at the ground is reduced. तो जब उसकी आधी एनर्जी क्लाउड्स के द्वारा, डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्व करके रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है, इस कंडीशन में इंसुलेशन तो कम मिलेगा ही। अब केस दूसरा देख लेते हैं। When there is a clear sky, the insolation from the sun received is maximum, as only few amount of insolation will be absorbed and reflected back, but actual amount of insolation as compared to the cloud sky on the surface is maximum. मान लो स्काई क्लियर है तब जो हमें इंसुलेशन प्राप्त होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी सन रेज है उसकी एनर्जी कम से कम एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्व की जाएगी और एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ग्राउंड पे पहुँच जाएगी। तो इस कंडीशन में हमें ज़्यादा इंसुलेशन प्राप्त होगा एज़ कम्पेयर टू द क्लाउडी स्काई से हमें क्लियर स्काई में ज़्यादा इंसुलेशन प्राप्त होगा। तो ये हमारा वीडियो था सोलर इंसुलेशन के बारे में। आगे की सीरीज़ क्लाइमेटोलॉजी की आती रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।